मैं टॉर्चर सेल में था। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी कि जा पाक परवरदिगार मुझे हिम्मत अता करना कि मैं इस आजमाइश में सुरखरू होकर निकलूं। मुझे लोहे के स्ट्रेचर पर बिठा दिया गया। फौजी अफसर मेरे करीब आ गए। छत के साथ एक बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में मैंने उनके कंधों पर रैंक के निशानों को देखा। इनमें से एक कैप्टन और एक सूबेदार मेजर था। वो स्टूल खींचकर मेरे सामने बैठ गए और इन्होंने वही बातें शुरू कर दी जो ऐसे मौकों पर अक्सर की जाती हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इन्हें अपने कमांडो साथियों के नाम और ठिकाने बता दूं तो मुझे छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचा दिया जाएगा। वो इसी किस्म की बातें बड़े हमदर्दाना लहजे में मुझसे करते रहे। मेरा ये ख्याल बेकार था कि मैं पाकिस्तानी जासूस या कश्मीरी मुजाहिद नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों को मेरे सारा अगला पिछला रिकॉर्ड मिल चुका था और मेरी सारी कमांडो वारदातों से वाकिफ थे। मैंने इन्हें साफ साफ कह दिया कि वो जितना चाहे मुझ पर तशद्दुद कर लें, मुझे टॉर्चर कर लें, मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने उन्हें ये भी कहा कि मुझे सिविल अदालत में पेश किया जाए। मुझे मालूम था कि सिविल अदालत में मुझ पर गैर मुल्की जासूस होने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाएगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा 10-11 साल की कैद की सजा हो जाएगी। इस तरह मुझे सिविल जेल से फरार होने का आसानी से मौका मिल सकेगा। मेरी बातों पर दोनों फौजी खामोश रहे। फिर वो उठकर पीछे हो गए। कैप्टन ने सफेद कपड़े वालों को इशारा किया। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। स्ट्रेचर की दोनों जानिब लोहे की जंजीरें थीं। मेरे हाथ पांव इन जंजीरों से स्ट्रेचर के साथ जकड़ दिए गए। फिर मेरी पतलून उतार दी गई और टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो गया। मैं टॉर्चर की तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि इन्होंने मुझे जिस तरह टॉर्चर किया और जैसी जैसी अजियतें दी, इसका आप शायद तसव्वुर भी न कर सकें। मैंने अपने ऊपर ट्रेनिंग के मुताबिक किसी हद तक बेहिसी की हालत तारी कर ली थी, मगर जब निश्तर आपके जिस्म के नाजुक हिस्सों में चुभोया जाए और बिजली के झटके दिए जाएं तो ये बेहिसी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। ये पहला मौका था कि मेरी ट्रेनिंग भी मुझे अजियत की तकलीफ से न बचा सकी थी। स्ट्रेचर का हैंडल घुमाकर उसे टांगों की जानिब से ऊंचा कर दिया गया था। ये लोग बड़े साइंटिफिक तरीकों से टॉर्चर कर रहे थे। जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता तो यकीन करे मेरी चीख निकल जाती। दर्द इससे भी आगे गुजर जाता तो मैं बेहोश हो जाता। मुझे कोई दवा सुंघाकर फौरन होश में लाया जाता। हर बार होश में लाए जाने के बाद मुझसे कहा जाता, अगर अब भी तुम अपने साथियों के नाम ठिकाने बता दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। याद रखो, अगर तुमने जबान बंद रखी तो यहाँ से जिंदा बाहर न जा सकोगे। मगर मैं हर बार दर्द से कराहते हुए यही कहता कि मुझे कुछ नहीं मालूम। खुदा जाने कब तक टॉर्चर का सिलसिला जारी रहा, मुझे कुछ होश नहीं था। उसके बाद मुझे 2 फौजियों ने उठाया और उसी पहले वाले कमरे में लाकर डाल दिया। मैं खुदा जाने कितनी देर नीम बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। फिर जरा होश आया तो मैंने महसूस किया कि मेरा सारा बदन अकड़ गया है। पेट पर नाफ के नीचे दर्द हो रहा था। मैं लेटे लेटे हाथ नीचे ले गया जहाँ मुझे निश्तर चुभोए गए थे। वहाँ एक लंबी टेप लगी हुई थी। सर पत्थर का बन गया था। हाथों में सुइयां सी चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से कलाई उठाकर वक्त देखना चाहा। मेरी कलाई की घड़ी गायब थी। छत पर बल्ब चल रहा था। मेरी रानों पर बिजली के झटके दिए गए थे। टांगे सुन हो रही थी। मैंने पाँव जरा से हिलाए, पाँव हिलने लगे। खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी टांगों में जान बाकी थी। फिर 2 आदमी अंदर आए। मैंने अपनी बंद होती हुई आंखें खोलकर उन्हें देखा। दोनों ने डॉक्टरों वाले सफेद कोट पहने हुए थे, मगर ये वो आदमी नहीं थे जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद के दरिंदा सिफत हरबे आजमाए थे। इन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया और चले गए। इंजेक्शन लगने के बाद मेरे जिस्म में ताकत सी आ गई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपने जिस्म का जायजा लिया। मेरे बदन पर जख्म का कोई निशान नहीं था। सिर्फ नाफ के नीचे जहाँ निश्तर जनी की गई थी दवाई वाली टेप लगी थी। आंखें जल रही थी। मैंने अपनी टांगों को दबाया। टांगों में जिंदगी की हरारत आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। उसके बाद मुझे खाना दिया गया। टीन के मग में सब्जियों का सूप था, साथ 2 रोटियां थीं। मैंने खाना जहर मार किया और लेटकर खुदा को याद करने लगा। वक्त का कोई पता नहीं था कि दिन कितना गुजर गया है। कमरा बंद था। उसमें कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। दीवारें खाली थीं। सिर्फ छत वाला बल्ब जल रहा था। दरवाजा खुला तो मुझे बाहर बरामदे में बल्ब की रोशनी दिखाई थी, जिससे मालूम हुआ कि बाहर रात हो गई है। एक फौजी मेरे लिए खाना लाया था। मग में पानी था। थाली में 2 रोटियां थीं जिस पर दाल रखी थी। मैंने उस फौजी से वक्त पूछा। उसने कोई जवाब न दिया और थाली मग मेरे आगे रख कर चला गया और दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वो रात भी गुजर गई। दूसरे दिन जब मुझे चाय के साथ एक मक्खन बंद ला कर दिया गया तो मुझे मालूम हुआ कि दूसरा दिन चढ़ आया है। वो दिन भी गुजर गया। मुझे सुबह शाम खाना पानी दिया जाता था। मेरे पेट पर जो जख्म लगे थे उनकी दर्द कम हो गई थी। बदन में भी तवानाई वापस आ गई थी। 2 दिन के बाद मुझे एक बार फिर उसी टॉर्चर चैम्बर में ले जाया गया और टॉर्चर का नया सिलसिला शुरू हो गया। अजियत का ये मरहला सबसे भयानक और इंतहाई तकलीफ दे था। अगर कभी दर्द की शिद्दत हद से गुजर जाती तो मैं बेहोश हो जाता। मुझे फौरन कोई तेज दवा सुंघाकर होश में लाया जाता और हर बार मुझसे मेरे कमांडो साथियों के नाम पूछे जाते। मैं हर बार शरीर तकलीफ के आलम में यही कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरा कोई साथी नहीं है। जब इन लोगों ने महसूस किया कि अगर मुझे मजीद टॉर्चर किया गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो मुझे वापस कमरे में डाल दिया गया। यह सिलसिला न जाने कितनी देर तक और कितने दिनों तक जारी रहा। मैं भूल गया कि मुझे कितनी बार कैद खाने से निकालकर टॉर्चर चैम्बर में ले जाया गया है। हर बार मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता
और जब मैं मौत के करीब पहुंच जाता तो मुझे लाकर कैद खाने के कमरे में फेंक दिया जाता। वहाँ 2-3 दिन तक मुझे कुछ न कहा जाता, मुझे अच्छा खाना दिया जाता, मुझे इंजेक्शन लगाए जाते। जब मेरा जिस्म जरा ताकत पकड़ता तो टॉर्चर का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। एक बार मुझे टॉर्चर चैम्बर से लाकर कैद खाने के कमरे में डाला गया तो मेरी हालत बहुत खराब थी। जिस्म में जैसे बिल्कुल जान नहीं रही थी। जख्म कोई नहीं था मगर सारा बदन फोड़े की तरह दर्द कर रहा था। अब मुझे ये भी पता नहीं चलता था कि मुझे किस किस्म का टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने बेबसी के आलम में गोया अपना जिस्म इन दरिंदा सिफत भारतीय फौजियों के हवाले कर दिया था, जो इस पर अजियत रसानी के हर किस्म के तजुर्बात कर रहे थे। एक वक्त आ गया कि मुझ पर किसी अजियत का कोई असर नहीं होता था। इस दौरान मैंने अपनी जबान बंद रखी और वो लोग मुझसे जरा सा राज भी हासिल न कर सके। जब इन लोगों को यकीन हो गया कि मैं मर जाऊंगा मगर इन्हें कुछ नहीं बताऊंगा तो एक रोज दिन के वक्त मुझे कमरे से बाहर निकालकर एक जीप में बिठा दिया गया। मेरे दोनों हाथों को हथकड़ी लगा दी गई थी। नकाहत से मेरा सर अपनी जगह पर कायम नहीं रहता था, इधर उधर डोलने लगता था। फिर भी मैंने अपनी कुव्वत इरादी से अपने आप को संभाला हुआ था। शायद ये मुझे किसी दूसरे टॉर्चर सेल में ले जा रहे थे। जीप चारों तरफ से बंद थी। कुछ पता नहीं था कि मुझे कहां से कहां गुजार कर कहां ले जाया जा रहा है। अभी तक मुझे ये भी इल्म नहीं हो सका कि ये भारत का कौन सा शहर है, कौन से शहर की छावनी का फौजी कैंप है। मैं वैसे भी इन बातों से बेनियाज हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि चाहे ये सारी जिंदगी मुझे टॉर्चर करते रहे, मैं इनका तशद्दुद बर्दाश्त करता रहूंगा मगर अपनी जबान नहीं खोलूंगा। बाहर की खुशगवार ताजा हवा ने मेरे जिस्म को थोड़ा सा सुकून दिया था। मैंने 1-2 बार आंखें खोलकर जीप की तरपाल में बने हुए चौकोर रोशनदान की तरफ देखा। दरख्त ही दरख्त पीछे की तरफ जा रहे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं और सर तरपाल की दीवार के साथ लगा दिया। फौजी जीप काफी देर तक चलती रही, फिर एक जगह रुक गई। जीप का पिछला दरवाजा खुला। वहाँ पहले से 2 मुसल्लह फौजी खड़े थे। उनके साथ मैंने नीली वर्दी वाले एक आदमी को भी देखा। उसकी वर्दी से मैंने अंदाजा लगाया कि ये जरूर इंडियन एयरफोर्स का आदमी है। मुझे खींचकर जीप से बाहर निकाला गया तो मैंने देखा कि मैं एक छोटे से एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के पास खड़ा हूँ। दूर कुछ फासले पर इंडियन एयरफोर्स का एक तैयारा खड़ा था। सफेद और नीले रंग की एक दूसरी जीप तेजी से आकर हमारे पास खड़ी हो गई। उसको एयरफोर्स का एक आदमी चला रहा था। मेरे साथ 3 इंडियन आर्मी के मुसल्लह फौजी थे। इन्होंने मुझे दूसरी जीप में धकेला और मेरे दाएं बाएं बैठ गए। जब जीप उस तैयारे की तरफ चल पड़ी जो दूर रनवे पर खड़ा था, मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से किसी दूसरे शहर इंडियन एयरफोर्स के किसी टॉर्चर सेंटर पर ले जाया जा रहा है। अब मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं फरार होने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत का खतरा ही क्यों ना मोल लेना पड़े, क्योंकि मैंने टॉर्चर के सिलसिले को ज्यादा तूल देना नहीं चाहता था। अगर मुझे मरना ही था तो मैं दुश्मन की अजियतें बर्दाश्त करते रहने की बजाय फरार की कोशिश करते हुए मरना चाहता था। वैसे मुझे यकीन था कि अगर मुझे जरा सा भी मौका मिल गया तो मैं फरार होने में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने एक फौजी से कहा, ये कौन सा शहर है? उसने मुझे गाली देकर कहा, अब पूछकर क्या कर लेगा कि ये कौन सा शहर है, खामोश बैठा रहे। मैंने उसके फिक्रे की हकीकत को उस वक्त समझने की बिल्कुल कोशिश न की। ये हकीकत मुझे बहुत बाद में मालूम हुई। जीप फौजी तैयारे के पास जाकर रुक गई। खुली जीप थी। तैयारा दिन की रोशनी और धूप में साफ नजर आ रहा था। ये एक पंखे वाला एयरफोर्स का छोटा तैयारा था जिसकी 3 खिड़कियां थीं, सीढ़ी लगी हुई थी। मुझे आर्मी के तीनों फौजियों ने पकड़कर चलाते हुए तैयारे के अंदर लाकर एक सीट पर बिठा दिया। वहाँ पहले से एयरफोर्स की वर्दी में मलबूस 2 आदमी खड़े थे। मैंने उन्हें देखा तो मुझे उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात दिखाई दिए, जैसे कह रहे हो कि इसके बाद न तुम हमें देख सकोगे न हम तुम्हें देख सकेंगे। मैंने इन तासुरात को जज्बा रहम समझा और सर झुकाकर तैयारे की सीट पर बैठा रहा। सीढ़ी हटा दी गई। तैयारे का इंजन स्टार्ट हुआ। तैयारा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। फिर रनवे पर अपने खास मकाम पर आकर तैयारे की रफ्तार तेज हो गई। उसके बाद वो फजा में बुलंद हो गया। तैयारे ने एक छोटा सा चक्कर काटा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी पर जाकर एक तरफ परवाज करने लगा। मुझे ऐसी जगहों पर बिठाया गया था जहां से मैं बाहर और नीचे नहीं देख सकता था। तैयारे को सीधा परवाज करते 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि आर्मी के 2 फौजी मेरे दाएं बाएं बैठे थे। वो उठ खड़े हुए। मेरी हथकड़ी तैयारे में सवार करते वक्त खोल दी गई थी। मैं बिल्कुल न समझ सका कि वो अचानक क्यों उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे भी बाजू से पकड़कर उठा लिया। वो मुझे खींचते हुए जहाज के दरवाजे के पास ले आए, जहां सीढ़ी लगाकर मुझे जहाज में सवार किया गया था। वहां तैयारे के अमले का एक आदमी पहले से जैसे तैयार खड़ा था। दहशत और खौफ से मेरा जिस्म एकदम सर्द पड़ गया। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया था कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। जैसे ही फौजी मुझे दरवाजे के पास लाए, वहाँ जो एयरफोर्स का आदमी खड़ा था उसने हुक नीचे करके दरवाजा ऊपर को उठाया। हवा का जबरदस्त थपेड़ा मुझे लगा और मैं वहीं फर्श पकड़कर बैठ गया। दोनों फौजियों ने फौरन मुझे पीछे से धकेला और मैं तैयारे के दरवाजे से बाहर गिर गया। मैंने दोनों हाथ गिरने से पहले इस तरह फैला दिए थे जैसे डूबने से पहले आदमी तिनके को भी पकड़ने की कोशिश करता है। मेरा हाथ बाएं जानिब दरवाजे के साथ जो सीट थी उस पर पड़ गया। इस सीट के पीछे चमड़े की बेल्ट लटक रही थी। ऊपर से फौजियों ने मेरे बाजू पर जोर से ठुड्डे मारे तो सीट पर से मेरा हाथ छूटकर चमड़े की बेल्ट पर आया
तो मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अब मैं तैयारे के बाहर चमड़े की बेल्ट के साथ नीचे लटका हुआ था। हवा के शदीद थपेड़े मुझे इधर से उधर झुला रहे थे। मैंने बेल्ट को अब दोनों हाथों से थाम लिया था। मैंने ऊपर देखा, तैयारा छोटा था, वो तवाजुन बरकरार न रख सका और हवा के दबाव से डोलने लगा। मुझे ऊपर से किसी के अंग्रेजी में चिल्लाने की आवाज आई, इसे शूट क्यों नहीं करते। उसके साथ ही जहाज नीचे को गोता लगा गया। इससे जहाज की बुलंदी कम होना शुरू हो गई। मौत सामने नजर आ रही हो तो आदमी के जिस्म की छुपी हुई ताकतें भी बेदार हो जाती हैं। मेरे जिस्म में भी खुदा जाने कहां से ताकत आ गई थी। मैंने चमड़े की बेल्ट को मजबूती से पकड़ रखा था और हवा के थपेड़े मुझे झूला झुला रहे थे। अचानक ऊपर से फायर हुआ। गोली मेरे सर के बिल्कुल करीब से होकर निकल गई। मैंने नीचे देखा, तैयारे की बुलंदी उसके डोलने की वजह से कम हो गई थी। मेरे नीचे पहाड़ियां और जंगलों के दरख्त नजर आ रहे थे। ऊपर से एक और गोली चली। ये गोली भी मेरे इधर उधर डोलने की वजह से निशाने पर न लगी। ऊपर से स्टेन गन का ब्रस्ट फायर हुआ तो मैंने बेल्ट को हाथों से छोड़ दिया। बेल्ट को छोड़ते ही फजा में कलाबाजियां खाता नीचे गिरने लगा। हवा मेरे जिस्म को, मेरे कानों और चेहरे को जैसे छीलती हुई नीचे से ऊपर को जा रही थी। मैंने फौरन अपनी दोनों टांगे और बाजू खोलकर फैला दिए। इससे इतना हुआ कि मैं पत्थर की तरह नीचे गिरने की बजाय हवा में ग्लाइड करने लगा, लेकिन जमीन तेजी से ऊपर आ रही थी। दरख्त मुझे चकनाचूर करने के लिए मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। अचानक एक तरफ से तेज हवा का जबरदस्त थपेड़ा मुझे लगा और मैं बाएं जानिब को सूखी शाख की तरह फजा में उड़ता हुआ दूर तक चला गया। उसके बाद फिर नीचे गिरने लगा। मैंने दिल में कलमा पढ़ा, खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी और अपनी जान उसके सुपुर्द करने को तैयार हो गया। मेरी मौत यकीनी थी। एक सेकंड के लाखवें हिस्से के अंदर अंदर मेरी सारी जिंदगी की फिल्म मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। मुझे अपनी छोटी शहीद बहन कुलसूम का ख्याल आया, जो पाकिस्तान बनते वक्त शहीद हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। उसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। मेरे जिस्म को धचका लगा और मैं नीचे ही नीचे उतरता चला गया। मौत कितनी आसान थी। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी, सिर्फ एक धचका लगा था और मैं मौत की गोद में उतरता जा रहा था। अचानक मेरा दम घुटने लगा। मुझे ख्याल आया कि मरने के बाद मेरा दम क्यों घुट रहा है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। तब मुझे अपने इर्द गिर्द पानी का दबाव महसूस हुआ और उसके साथ ही मुझे एक और धचका लगा और मेरा जिस्म गिरते गिरते किसी जगह लगकर रुक गया। अब मुझे ये समझने में देर न लगी कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ और तैयारे से गिर जाने और चमड़े की बेल्ट को छोड़ने के बाद किसी दरख्त या पहाड़ी चट्टान पर नहीं, बल्कि किसी तालाब या झील या दरिया में गिरा हूँ। फौजी तैयारे से गिरते वक्त मेरा सीट बेल्ट को पकड़कर कुछ देर हवा में लटकते रहना और फिर बेल्ट को छोड़ देने के बाद हवा के तेज थपेड़े का मुझे उठाकर दूर ले जाना मेरे लिए नई जिंदगी का पैगाम साबित हुआ। और यूं मैं ऐन गहरे पानी के ऊपर आकर गिरा। वरना अगर मैं वहां गिरता जहां भारतीय फौजियों ने मुझे तैयारे से धक्का देकर गिराया था, तो इस वक्त तक मैं जिंदा न होता। मैंने तेजी से अपने आप को पानी की तह के कीचड़ से ऊपर को उठाया। पानी की तह में कीचड़ की मोटी तह थी जिसके अंदर मैं आधे से ज्यादा धंस गया था। मैंने अपने आप को ऊपर उठाना शुरू कर दिया था। उस वक्त मेरा जिस्म जरा भी दर्द नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं पानी की सतह से बाहर निकल आया और तैरने लगा। मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ी झील थी। अगर मैं किसी तालाब में गिरता तो जिंदा न बचता, क्योंकि तालाब कितना भी बड़ा क्यों न हो, झील जितना गहरा नहीं होता और हिंदुस्तान के वस्ती जंगलों में गहरी और कुशादा झीलें आम पाई जाती हैं। बर्मा के जंगलों में तो बाज झीलें समंदर का नक्शा पेश करती हैं। झील भी छोटा सा समंदर ही होता है, उसका पानी कभी खुश्क नहीं होता। आसपास की पहाड़ियों के अलावा झील की तह से भी पानी निकल निकल कर जमा होता रहता है। बाज लोग कहते हैं कि झील भी समंदर ही होता है जो खुश्की के बीच में आ गया होता है। तैरता तैरता मैं किनारे के सरकंडों में से निकलकर किनारे पर आ गया। अब मुझे शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं वहीं किनारे पर लेट गया। मेरे ऊपर घने दरख्तों का साया था। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं देर तक लंबे लंबे सांस लेता रहा। जब मुझे जरा सुकून नसीब हुआ तो मैंने लेटे लेटे अपने जिस्म को हाथ लगाकर टांगों घुटनों का जायजा लिया। मेरी हड्डियां सलामत थी। जिस्म के किसी हिस्से में दर्द भी महसूस नहीं होता था। सिर्फ तैयारे से गिरने का खौफ था जिसका जिस्म पर अभी तक असर था। और अगर मैं मजबूत और कसरती और तरबियत याफ्ता जिस्म का मालिक न होता तो शायद इतनी जल्दी मेरे बदन की तवानाई वापस न आती। मैं दोबारा उठकर बैठ गया। मैंने जूते उतार दिए। मेरी जैकेट टॉर्चर चैम्बर में ही उतार ली गई थी। मैंने पतलून को उतार कर थोड़ा सा निचोड़ा और उसे फिर पहनकर उसी जगह बैठा। सामने और दाएं बाएं देखने लगा। ये झील जिसके किनारे पर बैठा हुआ था वस्ती हिंदुस्तान के किसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई थी। मेरे सामने और दाएं बाएं दूर मुझे ऊंची नीची पहाड़ियां नजर आ रही थीं। झील के किनारे किनारे ऊंची छतरियों वाले दरख्त ताहद नजर तक चले गए थे। झील के दूसरे किनारे पर भी पहाड़ थे। हवा जैसे बंद थी। फजा में हब्स था। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी दरख्त पर कोई परिंदा बोलकर चुप हो जाता। मुझे ये अंदेशा था कि भारतीय फौजी मेरी तलाश में वहां आ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ से मुझे तैयारे से नीचे फेंक कर हलाक कर चुके थे। वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इतनी बुलंदियों से नीचे पहाड़ियों में गिर जाने के बाद जिंदा बच जाऊंगा।
मैंने सोचा कि उठकर चला जाए और मालूम करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, ये जंगल कहाँ तक चला गया है और इस जंगल के करीब हिंदुस्तान का कौन सा शहर है। मेरे पास सिवाय मेरे चमड़े के जूतों, पतलून और कमीज के और कुछ नहीं था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखों में से फीकी फीकी धूप नजर आ रही थी। यहाँ दरख्त इतने गुंजान नहीं थे। जब मैं चलने लगा तो मुझे मेरी बाईं टांग में दर्द महसूस हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद दर्द में इजाफा हो गया। टांग पर जोर देता तो दर्द की टीस उठती। मैंने जमीन पर से एक दरख्त की मोटी टहनी उठाकर उसके पत्ते साफ किए और उसके सहारे चलने लगा। इस तरह चलने से मुझे कुछ आराम मिल गया। मैंने जिस तरफ मुंह उठाया था उसी तरफ चल रहा था। मैं जंगल में दरख्तों के दरमियान थोड़ी दूर तक चला हूँगा कि मुझे पत्तों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। साथ ही किसी ने बड़े रोब से देहाती जबान में कहा, कौन हो? मैं वहीं रुक गया। वस्ती हिंद के जंगल और यहाँ के जंगली और देहाती लोग मेरे लिए अजनबी नहीं थे। इन जंगलों की मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद भी कमांडो कार्रवाइयों के सिलसिले में काफी खाक छानी थी। मैंने बोलने वाले की आवाज और उसके रोबदार लहजे से अंदाजा लगाया कि ये कोई सीधा साधा देहाती नहीं है, कोई और ही मामला है। इतने में 3 आदमी दरख्तों के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गए। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछते कि मैं कौन हूँ, मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये लोग कौन हैं। चुनाचे में खड़े खड़े लाठी के सहारे कांपने लगा, साथ साथ कराहता भी जा रहा था। फिर मैंने दुहाई देते हुए कहा, भाई मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। और उसके साथ ही मैं अदाकारी करते हुए गिर पड़ा और जाहिर किया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। मैंने इन तीनों आदमियों के कंधों पर लगी हुई राइफलें देख ली थीं। इनके तंग पाजामे और कमर तक आए हुए घेरदार कुर्ते थे। सरों पर पगड़ियां थी जिनके शिमले ऊपर उठाकर उन्होंने ठोड़ियों से ऊपर सरों पर बांधे हुए थे। ये हुलिये भोपत डाकू के साथियों से मिलते जुलते थे। वो मेरे करीब होकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। इनकी सारी बातें मैं इस इलाके की ठेठ देहाती हिंदी जबान में नहीं लिख सकता था। एक ने कहा, अरे लखो, ये किसी ठाकुर का बेटा लगता है जिसके पीछे इसके दुश्मन लगे हैं। दूसरे ने कहा, तुम कैसे कह रहे हो? पहले ने कहा, तो फिर किसी को इसे मारने की क्या जरूरत है भला? अरे लखो, लड़का जवान है, खुशशक्ल है, जरूर इसको जायदाद की खातिर, दौलत की खातिर इसके ताए चाचा मारना चाहते होंगे। तीसरा बोला, तो फिर हमें इस बकबक से क्या लेना है भैया, इसको यहाँ छोड़ दो और डेरे पर चलो, कहीं इसके पीछे पुलिस ही न लगी हो, खामखा हम भी फंस जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया था कि ये लोग कौन हैं। इतना मैं जरूर चाहता था कि इस किस्म के जराइम पेशा लोग अगर किसी के दोस्त बन जाएं तो फिर बड़े वफादार और जाननिसार दोस्त साबित होते हैं। मेरी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं एक ऐसे जंगल में गैर मालूम मुद्दत तक चला जाऊं। मुझे आराम और थोड़ी बहुत खुराक की जरूरत थी ताकि अपनी ताकत बहाल करने के बाद वापस अपने कमांडो मुजाहिद साथियों के पास कश्मीर जाऊं। मैं ये भी नहीं जानता था कि जब तक इन लोगों को मुझसे कोई लालच नहीं होगा, ये कभी उठाकर मुझे अपने डेरे पर नहीं ले जाएंगे और इनके डेरे पर जाकर ही मुझे खुराक के अलावा कुछ देर के लिए आराम मिल सकता है। मैं अगर इनसे किसी तरह पीछा छुड़ाकर किसी करीबी कस्बे या शहर की तरफ भी निकल जाता तो वहाँ अव्वल तो मुझे कोई कुछ दिनों के लिए अपने पास नहीं रख सकता था। इसके अलावा मुझे मशकूक समझकर कोई शख्स पुलिस को मुखबरी भी कर सकता था। चुनाचे मैंने अपने जहन में पूरी स्कीम तैयार करके कराहना शुरू कर दिया। जैसे होश में आ रहा हूँ मैं बड़बड़ाने लगा, जग्गू चाचा मुझे न मारो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मुझे न मारो, मैं सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। मैंने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रखी थी। दौलत का सुनकर मैंने देखा कि तीनों के कान खड़े हो गए हैं। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने, जिसका नाम लक्खू था, मुझसे कहा कि होश करो भैया, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, हम तुम्हारे पास हैं, हमें बताओ कि क्या हुआ है। मैंने आंखें खोल दी और कराहते हुए कहा, मुझे उठाकर बिठा दो। उन्होंने मुझे उठाकर बिठा दिया। वो खुद भी चौकड़ियां मारकर मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। मैंने कहा, भाई मेरा नाम धर्मवीर है, यहाँ से कुछ फासले पर जो बड़ा कस्बा है वो। अब मुझे क्या मालूम था कि वहाँ करीब बड़ा कस्बा कौन सा है। इतना जरूर जानता था कि वहाँ करीब या दूर कोई न कोई बड़ा कस्बा जरूर होगा। मैंने अपने ऊपर नाकाहत तारी कर ली। उनमें से एक ने बोला, बोलो बोलो, कौन सा कस्बा? क्या तुम इमराली कस्बे की बात कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, इमराली के ठाकुर दीवान वीर सिंह का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गए हैं। पिताजी की सारी जायदाद का मैं इकलौता मालिक हूँ। इसके अलावा मेरे पिताजी ने सोने चांदी की 200 डलियां और कुछ हीरे जवाहरात एक हांडी में बंद करके हवेली के अंदर मेरे सामने एक खुफिया जगह पर जमीन में दबा दिए थे और कहा था, जब तुमको जिंदगी में कभी कारोबार में घाटा पड़ जाए और दौलत की जरूरत पड़े तो ये हांडी यहाँ से निकाल कर इसकी दौलत से कोई नया कारोबार शुरू कर लेना। मेरे चाचा जगत सिंह को किसी तरह मालूम हो गया कि हवेली में किसी जगह सोने की डलियों और जवाहरात वाली हांडी मेरे पिताजी ने दफन कर रखी है और इसका राज सिर्फ मुझे ही मालूम है। उसने मुझसे पहले तो प्यार मोहब्बत से ये राज हासिल करने की कोशिश की। जब मैंने बताने से साफ इनकार कर दिया तो कल रात को वो मुझे अपने गुंडों की मदद से बांधकर जंगल में ले गया और मुझे इस कदर मारा कि मैं नींद बेहोश हो गया। उसके बाद इन गुंडों ने मुझे झील में फेंक दिया और चले गए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि झील में गिरते ही मुझे होश आ गया। मैं किसी न किसी तरह झील से निकलने में कामयाब हो गया, मगर मार खाने की वजह से मेरा सारा बदन दुख रहा है। मैं बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। दिन के वक्त होश आया। अब वहाँ से दरख्त की शाख पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि किसी तरह थाने पहुंचकर चचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊं।
तीनों जराइम पेशा आदमियों को, जो यकीनन छोटे मोटे चोर डाकू लग रहे थे, मेरी कहानी सुनकर बातें खिल गईं। मेरी स्कीम कामयाब साबित हुई थी। कहने लगे, अरे भैया जी, तुम्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं। पुलिस तो तुम्हारा सारा माल हड़प जाएगी और तुम्हारे चचा को भी नहीं पकड़ेगी। हम तुम्हें तुम्हारा सारा माल दिलवाएंगे। हम तुम्हारे जालिम चचा से तुम्हारा बदला लेंगे। लखू बोला, अरे ठाकुर, हम तुम्हारे चचा को यहाँ बुलाकर इसकी मुरम्मत करेंगे। इसकी क्या मजाल है कि तुम्हारी दौलत तुमसे छीन सके। दूसरा कहने लगा, अरे हम तुम्हारे जालिम चचा को खत्म ही कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, फिर तुम सारी दौलत के मालिक होगे। बेशक अपनी मर्जी का कारोबार करना, कोई जमीन खरीद लेना। चलो हमारे साथ डेरे पर चलो, हम तुम्हारी दवा दारू का बंदोबस्त करते हैं। बस अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा था। इन्होंने मुझे इस कदर एहतियात के साथ जमीन पर से सहारा देकर उठाया जैसे मैं कोई इंतहाई नाजुक और कीमती चीज हूँ। लखू बोला, अरे बाबू साहब को कंधे पर बिठा लो रामू। दूसरे आदमी जिसका नाम रामू था, मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ। रामू ने मुझे बाजू से थाम लिया और मैं लाठी के सहारे उनके साथ जंगल में चल पड़ा। तो पहले तो दरख्त दूर दूर थे, फिर करीब करीब आते गए और जंगल बहुत घना हो गया। रास्ते में एक छोटी सी नदी भी आई। वो आपस में इशारों किनारों में बातें भी करते जा रहे थे। इनमें से दो सिगरेट पी रहे थे, एक बीड़ी पी रहा था। लगता था मेरी मौजूदगी में वो किसी मौजू पर खुलकर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं कोई अनाड़ी नहीं था। इनकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो किस जगह डाका डालने का प्रोग्राम बना रहे हैं। नदी पार करके चंद कदम चले तो एक तरफ छोटा सा टीला नजर आया। टीले के पास दरख्तों के नीचे 6-7 घोड़े खड़े थे। एक आदमी उनके आगे चारा वगैरह रख रहा था। उस आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखा। लखू बोला, अरे घूर कर क्या देखता है, ये अपने ठाकुर साहब हैं। हाँ चल, जल्दी से चल, जाकर चाय पानी का बंदोबस्त कर। टीले के ऊपर एक जगह इन लोगों ने अपना डेरा जमाया हुआ था। थोड़ी सी खुली जगह थी। 2 चूल्हों में आग जल रही थी। एक चूल्हे पर एक आदमी रोटियां पका रहा था। दूसरे चूल्हे पर बड़ा सा पतीला धरा था जिसमें कुछ पक रहा था। एक आदमी उसके पास बैठा प्याज काट रहा था। इन आदमियों ने भी मेरी तरफ गौर से देखा। लखू और रामू ने उन्हें भी यही कहा कि ये अपने बाबू साहब हैं, ठाकुर दीवान वीर के पुत्र हैं। हमारे यहाँ कुछ रोज मेहमान रहेंगे। टीले की दीवार में एक गार का मुंह नजर आ रहा था। उसके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था। पास ही दरख्तों की शाखों को काट कर बनाई गई झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के बाहर बांस की चारपाई बिछी थी। मुझे चारपाई पर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए चाय का गिलास आ गया। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। चाय ने मेरे जिस्म में एक चुस्ती सी पैदा कर दी। टांग में थोड़ा थोड़ा दर्द जरूर हो रहा था। रामू बोला, अरे बाबूजी, तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे हैं, ये उतार कर दूसरे पहन लो, हम इसे सुखाई देते हैं। एक आदमी मेरे लिए धोती कुर्ता ले आया। मैंने पतलून कमीज उतार कर धोती कुर्ता पहन लिया। लखू ने अपने एक आदमी से कहा, चल बे, नदी पे जाकर इनको धोकर आ और सुखाने के लिए डाल दे। मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशान सिवाय मेरे पेट पर की गई नश्तर जनी के जख्म के और कहीं भी निशान नहीं था। लेकिन एक आंख एक तरफ से सूजी हुई थी। चोटें ज्यादातर जिस्म के अंदर लगी थीं। तैयारे से गिरने की वजह से बाएं टांग में भी दर्द की टीसें पड़ रही थीं। लखू कोई खास किस्म का तेल ले आया। कहने लगा, इसकी मालिश से दर्द खत्म हो जाएगा। वो मेरी टांग और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर तेल की मालिश करने लगा। इस आवभगत की वजह हीरे जवाहरात और सोने की डलियों वाली वो फर्जी हांडी थी जो इमराली कस्बे की मेरी आबाई हवेली में किसी जगह दफन थी और जिसका सिवाय मेरे और किसी को इल्म न था। ये लोग मुझसे वो जगह मालूम करना चाहते थे जहाँ वो खजाना दफन था। लखू मेरी टांग पर मालिश करते हुए बोला, ठाकुर बाबू, इमराली का कस्बा तो यहाँ से बहुत दूर ग्वालियर के पास है। तुम्हारा चचा तुम्हें कत्ल करने के लिए इतनी दूर क्यों ले आया था? क्या रास्ते में कोई जगह नहीं मिली थी? पहली बार मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं हिंदुस्तान की वस्ती रियासत ग्वालियर के आसपास हूँ। यकीनन जिस टॉर्चर सेल में मुझे अजियत का निशाना बनाया गया था वो ग्वालियर की फौजी छावनी में ही थी। मैंने कहा, चचा जग्गू चाहता होगा कि किसी दूर दराज इलाके में ले जाकर मुझे ठिकाने लगाए ताकि पुलिस को उस पर शक न पड़े। 3 दिन गुजर गए। इन लोगों ने मेरी खूब खबरगिरी की। अच्छा खिलाते पिलाते रहे और दवा दारू भी करते रहे। एक डाकू की ड्यूटी लगा दी गई थी कि रोजाना सुबह शाम मेरी टांग की मालिश करे। मेरी आंख की सूजन बहुत कम हो गई थी, मगर बाईं टांग पर अब भी दबाव डालता तो दर्द उठता। मैं यहाँ कुछ रोज मजीद कयाम करके मुकम्मल सेहतयाब होकर कश्मीर वापस जाना चाहता था।